Friends, today will this video will finish the thermodynamics chapter। ठीक है, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो देखो आज हमारे पास टॉपिक होगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है, first is spontaneous process and other is non-spontaneous process। So first, what is the meaning of spontaneous? देखो, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस। फिजिबल भी बोल देते हैं, फिजिबल, नॉन फिजिबल। ठीक, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो रही हो। जैसे आपने क्या किया, वाटर रखा हुआ है, ऊपर से गिराओगे तो अपने आप वो नीचे आएगा। लगातार आपको गिराने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, ऑल्दो वहाँ ग्रेविटी काम कर रही है, बट हमारी तरफ से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जो भी है नेचुरल फोर्स है। ठीक, ऐसे ही आपने पेपर को बर्न किया, एक बार तो आपने स्टार्ट की बर्निंग, बट उसके बाद वो अपने आप ही बर्न होता रहा। वो कैसे? जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बर्निंग में, वही उसको आगे कंटिन्यू कर रही है। तो इस तरीके से हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी दो टाइप की होती हैं। दो टाइप कौन सी? फर्स्ट, विच रिक्वायर स्टार्ट और इनिशिएशन, जिन्हें स्टार्ट या इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है, एंड विच डू नॉट रिक्वायर स्टार्ट और इनिशिएशन। जैसे आपको पानी गिराना है ऊपर से, उसके लिए आपको कोई स्टार्ट की जरूरत नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन आपको बर्निंग करनी है, तो बर्निंग करने के लिए पहले आपको पेपर बर्न करना पड़ेगा। एक एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने क्या किया, पहले उसको गर्म किया एक स्टिक से, जब वो उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, पेपर बर्निंग जो है पेपर की स्टार्ट हो जाएगी और पेपर बर्न करता रहेगा। ठीक, तो ये आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। बट ऐसी प्रोसेस जो केवल तभी तक हो जब तक आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे ही फोर्स लगाना बंद कर दिया, मीन्स द रिएक्शन विच डू नॉट अकर बाय इटसेल्फ, जो अपने आप ना हो, उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर क्या बोल देते हैं, नॉन फिजिबल प्रोसेस। ठीक है, अब मान लो जैसे आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, तो वो तभी तक मूव करेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। जैसे ही फोर्स लगाना बंद कर दिया, वो रिएक्शन भी होना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे होगी, इसके रिगार्डिंग हमें एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले का पता लगा करके आप पता कर सकते हो कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, और किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस और किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो, आपके पास यहाँ एक टॉपिक आएगा गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत ज़रूरी है ये, गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? देखो, अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी चेंज इनटू यूजफुल वर्क। आप किसी भी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम एनर्जी जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सको, उसे बोलते हैं गिब्स एनर्जी, और इसका सिंबल होगा डेल्टा जी। देखो, जी वैसे गिब्स एनर्जी के लिए है, और हम डेल्टा लेंगे कितना चेंज आया, तभी बात करते हैं इसके बारे में, डेल्टा जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब समझो, जी सिंबल हो गया गिब्स एनर्जी का, एच इज द सिंबल फॉर द एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब किसी भी रिएक्शन में हीट कितनी चेंज हुई। ठीक है, और एस ये एक नया टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, H इज फॉर द एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब चेंज इन हीट। ठीक है, और एनर्जी S का मतलब होता है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ इसको।
देखो एंट्रोपी को हम रैंडमनेस भी बोल देते हैं, रैंडमनेस। अब व्हाट इज रैंडमनेस? देखो जैसे मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स इस तरीके से एक वेल मैनर में हैं, ठीक है, बिल्कुल वेल मैनर में हैं, ठीक, तो इसमें कोई रैंडमनेस नहीं है। रैंडमनेस का वैसे हिंदी मतलब होता है बिखरापन, मतलब बिखराव हो जाना, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में ना रहना कि कोई यहाँ चला गया कोई वहाँ चला गया, पता ही नहीं कौन कहाँ पर है, रैंडमनेस, ठीक है। और ये जो कंडीशन है इट इज़ नोन एज वेल मैनर्ड कंडीशन। अब पार्टिकल यहाँ वहाँ इधर उधर हो जाएं उसे बोलते हैं रैंडमनेस। और एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस का इंक्रीज होना, ठीक है। अब इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे रैंडमनेस जो है वो किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने में किस तरीके से हेल्प करती है। देखो मैं पहले थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये चौक होल्डर है, इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, वो अभी वेल मैनर में अरेंज है। क्यों? इनके बीच में बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग होगी तो पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हैं, वो अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस चौक होल्डर को स्ट्रॉन्ग हीट दूं तो क्या होगा, हीट देने से जो इसके एटम्स हैं उन्हें एनर्जी मिलेगी, वो यहाँ वहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने बहुत ज़्यादा हीट किया तो इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने के बाद पार्टिकल कोई कहीं कहीं घूम रहा है कोई कहीं जा रहा है, आपको लगेगा कि वहीं है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे लिक्विड की फॉर्म में। लिक्विड क्या है, मूव करता है, पार्टिकल यहाँ वहाँ इधर उधर घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी का मतलब होता है पार्टिकल्स का इधर उधर होना, ठीक है। ये आपको बस सिंपल सी बात समझ आनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे डेल्टा जी से आप पता लगाओगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो सिंपल सी जो थ्योरी है इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि कोई भी रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी अगर डेल्टा जी की जो वैल्यू है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो। जब तक डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर जीरो हो गई तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, आप कर चुके हो इक्विलिब्रियम, यानी कि रिएक्शन चलेगी तो सही बट कोई उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितना बैकवर्ड में होगी उतना ही फॉरवर्ड में होगी। और अगर पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ नेगेटिव का मतलब क्या है। देखो मैंने अभी बात की थी गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी चेंज इनटू यूजफुल वर्क। अब देखो जैसे मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो आप कितने रुपए खर्च कर सकते हो? 100 रुपीज़, ठीक है। अब मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, अब आपने 2 आवर्स के बाद आपने 20 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो अब आपके अकाउंट में आ गया -20। इसका मतलब ये नहीं कि -20 हो गई, इसका मतलब 100 में से -20। फिर आपने 50 रुपीज़ खर्च कर दिए, मीन्स 20 पहले किए थे 50 कर दिए, अब आप हो गए हो -70। और अगर आप 100 के 100 खर्च कर दोगे यू विल बी -100, यानी कि आपके पास 100 थे तभी तो आप 100 खर्च कर सके। अगर आपके पास होते ही 50 रुपीज़ तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते थे? -50। आपके पास होते 20 रुपीज़ तो आप मैक्सिमम -20 तक ही जा सकते थे, -100 तक नहीं जा सकते थे। यही खेल यहाँ पर होता है। देखो डेल्टा जी का मतलब है किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकें, तो वही काम, मतलब यूजफुल का मतलब क्या है? रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने में हेल्प कर सकें। अब देखो जितनी इसकी नेगेटिव है मीन्स इतनी एनर्जी को ये खर्च कर सकता है रिएक्शन को करने में, मतलब रिएक्शन को करने के लिए हेल्प करेगी इतनी एनर्जी, ठीक। अब अगर डेल्टा जी 0 आ गया या पॉजिटिव, चलो 0 आया, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है जिसका यूज करके ये रिएक्शन को बनाए स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी किसी भी प्रोसेस के लिए मान लो आता है +15, इसका मतलब मिनिमम टू मिनिमम
16 एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो 15 तो जीरो करेगा, 16 देने पर -1 होगा। मिनिमम टू मिनिमम 16 एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको लगानी पड़ेगी, ताकि रिएक्शन क्या है हो सके। और कब तक होगी? जब तक वो -1 रहेगा। जैसे ही वो खर्च हो गया रिएक्शन दोबारा से रुक जाएगी। तो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना बहुत 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 जरूरी है। और मैं अब इसी चीज से एक चीज और जोड़ देता हूं यहां पर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एक तो देखो आपने यहां कर लिया, इतना पता चल गया आपको। अभी हम इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वो करेंगे, बट इतना पता चल चुका है आपको कि रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन क्या है? रिएक्शन में डेल्टा जो जी है उसकी वैल्यू का नेगेटिव होना मस्ट है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कभी नहीं होगी। अब देखो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जिसमें हीट रिलीज होती है। एक होती है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब जरा देखो ध्यान देना, अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है तो हम उसे केमिस्ट्री में नेगेटिव बोलते हैं। मीन्स एनर्जी बाहर निकली तो उसने एनर्जी लूज कर दी, तो वो होती है नेगेटिव। डेल्टा एच क्या आ गया? मीन्स एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होगा। और एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब करने वाली। मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ये रिएक्शन जब रिएक्टेंट से बनाएगी प्रोडक्ट तो साथ में कुछ हीट भी निकलेगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जो जब रिएक्टेंट से कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में तो इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। डेल्टा एच क्या है? इसका पॉजिटिव है। मीन्स एनर्जी को करने के लिए इसको कुछ एनर्जी की मीन्स उस प्रोसेस को करने के लिए इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई ये है एंडोथर्मिक। मीन्स एंडोथर्मिक का मतलब देखो, एंडो मीन्स इंटरनल, यानी कि अंदर आना, इसको एनर्जी चाहिए अगर रिएक्शन करवानी है आपने। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस वो होंगी जो कि एनर्जी देने पर होंगी, और एक्सोथर्मिक वो होंगी जो होने पर एनर्जी रिलीज करे। यानी कि इसका डेल्टा एच क्या आ गया? नेगेटिव। इसका डेल्टा एच क्या आ गया? पॉजिटिव। अब खुद देखो, जो रिएक्शन होने पर अपने आप ही एनर्जी रिलीज करे तो वो उसके स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑल्दो 100% नहीं है। और वो रिएक्शंस जिन्हें करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उनके चांसेस हाई होते हैं कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं दोगे वो रिएक्शंस नहीं होंगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन कैसे? जैसे मैं लेता हूं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, या फिर मैं बात करता हूं आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब देखो, जब मेल्टिंग ऑफ आइस होगी तो क्या होगा? आइस जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि कैसी है? एंडोथर्मिक। पर फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। यूजुअली मैंने क्या कहा था आपको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना थोड़ा सा उसके चांस हाई हैं, 100% तो नहीं है बट हाई है। और एंडोथर्मिक में क्या होगा? आप एनर्जी मतलब रिलीज होगी, मतलब उसमें एनर्जी दोगे तो रिएक्शन होएगी। बट मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हुआ? देखो, आइस ने क्या किया कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपने आप हो रही है, और अपने आप हो रही मेल्टिंग। देखो, ऐसे ही वाटर ने भी एनर्जी ली एटमॉस्फेयर से और कन्वर्ट हो गया वेपर में, और अपने आप हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस और वाटर से वेपर का बनना अपने आप हो रहा है, लेकिन उसमें एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, बल्कि वो कैसे? उसमें बल्कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। देखो, अगर आपके पास वाटर है, जब तक वाटर एक मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर ना हो, वो कन्वर्ट नहीं होगा वेपर में, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, बट फिर भी अपने आप हो रही है। तो देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट काम आता है। देखो, ठीक है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, रिएक्शन अपने आप हो सकती है, कुछ कंडीशन में नहीं भी होगी, वो डिस्कस करते हैं। बट एंडोथर्मिक वाला कंसेप्ट कि एनर्जी रिक्वायर्ड भी है और अपने आप भी हो रही है, मीन्स एनर्जी कहीं से मिली नहीं बट अपने आप रिएक्शन हो गई। अब वो क्यों होती है? क्योंकि देखो, आपके पास आइस थी, आइस में क्या था? वाटर के पार्टिकल्स फिक्स थे, उनकी रैंडमनेस कम थी। मीन्स
रैंडमनेस का मतलब क्या था, वहाँ पर एंट्रोपी कम थी, पर जैसे जैसे मीन्स जब आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ तो क्या बढ़ गई, रैंडमनेस, क्योंकि आइस के पार्टिकल फिक्स थे लेकिन वाटर के पार्टिकल में क्या है, मूवमेंट बढ़ गई, उससे रैंडमनेस बढ़ी और रैंडमनेस ने उस रिएक्शन को करने में हेल्प की। ऐसे ही वाटर के पार्टिकल भी हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन वाटर से जब वेपर बनेगा तो पार्टिकल की मूवमेंट और बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी और बढ़ेगी और एंट्रोपी के बढ़ने से रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अब मैं इन दोनों चीजों को वेल डिफाइन करूंगा एक मींस इस फॉर्मूले को लेकर के, पर पहले दो बातें डिस्कस कर लेता हूं कि किसी रिएक्शन के होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें, उनमें से एक तो पक्का ही होनी चाहिए, अगर दोनों अच्छी बात है। एक तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना, मीन्स उस रिएक्शन के होने पर एनर्जी बाहर निकले, ऑल्दो वो यहां नहीं हो रहा है, बट एक दो फैक्टर जो फेवरेबल फैक्टर हैं, जो फेवर करने वाले हैं रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए। कोई भी रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस होगी या तो उसमें डेल्टा एच नेगेटिव, मीन्स एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, मीन्स एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। मतलब कि देखो रिएक्टेंट से जब बना प्रोडक्ट एनर्जी निकली, वही एनर्जी हेल्प करेगी रिएक्शन को आगे करने में। मैं बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, ये कार्बन मान लो वुड है, कार्बन तो वुड कार्बन ही होती है, आपने इसको बर्न किया, CO2 बना, प्लस क्या निकली, हीट। जो चीज यहां पर प्लस आई रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव है, मीन्स प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मतलब बाहर निकल रही है। अब यही हीट इस रिएक्शन को आगे करने में हेल्प करती रहेगी, अपने आप होती रहेगी, तो स्पॉन्टेनियस हो गई। तो पहली चीज तो रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच का नेगेटिव होना जरूरी है, और दूसरा एंट्रोपी का पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है मींस पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, जो वो फ्रीली मूव करेंगे तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो हेल्प करेगी रिएक्शन को होने के लिए। तो दो चीजें बात हो गई, एक तो रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए एंथैल्पी का नेगेटिव होना और एंट्रोपी का पॉजिटिव होना, और उसको अभी हम वो डिस्कस करते हैं, तो कोई अगर डाउट रह जाता है तो इस कंसेप्ट से वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ये एक न्यूमेरिकल की तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। देखो रिएक्शन के होने के लिए डेल्टा जी का क्या जरूरी है, नेगेटिव होना। अब सोचो फर्स्ट केस लेता हूं मैं, छोड़ो उसको यहां पर। फर्स्ट केस में कि डेल्टा एच जो है वो आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस ये आपका पॉजिटिव है। इसको मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, और डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव। लगाओ आप, अब देखो यहां ये लगाओगे आप नेगेटिव और ये लगाओगे पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव, मीन्स ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव है, यहां पर इसको ऐसे करेंगे, ये पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मोर नेगेटिव। रिएक्शन शुड बी हाईली स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि दोनों फैक्टर मीन्स देखो पहला फैक्टर क्या था, एनर्जी निकलनी चाहिए, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक, तो देखो एक्सोथर्मिक है, ऊपर से एंट्रोपी भी बढ़ रही है, मीन्स एक तो रिएक्शन में हीट निकल रही है वो हेल्प करेगी, दूसरा उस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, दोनों चीजें हेल्प कर रही हैं रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए। रिएक्शन हर कंडीशन में, इन एवरी कंडीशन स्पॉन्टेनियस होगी। मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूं, अब वी डोंट नो क्या है अभी, ठीक। अब आपके पास डेल्टा एच तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब देखो एच पॉजिटिव कर दिया आपने, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं सिंपल तरीके से, ये रहा डेल्टा जी। अब डेल्टा एच पॉजिटिव मान लो 10 है माइनस, अब टेम्परेचर मान लो चलो 2 डिग्री है, इनटू अब आपके पास मान लेते हैं यहां पर कि डेल्टा एस की वैल्यू 4 है, तो क्या रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा जी कितना आएगा यहां पर, डेल्टा जी शुड बी 10 माइनस 8 इज इक्वल टू +2, और डेल्टा जी पर अगर +2 आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो भी सकती है नहीं भी। कब स्पॉन्टेनियस होगी, हाई टेम्परेचर पर। कैसे हाई टेम्परेचर पर,
अगर मैं टेम्परेचर पहले था 2 डिग्री, अब इसे कर देता हूँ 4 डिग्री। अब देखो एंट्रोपी उतनी ही थी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, वैल्यू कितनी आ गई -16, यानी कि डेल्टा जी कितना आ गया -6। यानी कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक, देखो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। बट एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन, देखो डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस होगी जब आपके टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्रोडक्ट डेल्टा एच से ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। जैसे आपने आइस रखी हुई है फ्रिज के अंदर, टेम्परेचर माइनस में है, आइस मेल्ट नहीं होगी, कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, बट उसी आइस को आप बाहर रख दो जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री हो तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी तो बढ़ी बट कुछ टेम्परेचर चाहिए था, तो हाई टेम्परेचर पर वो स्पॉन्टेनियस हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई कि डेल्टा एच नेगेटिव था, फिर डेल्टा एच पॉजिटिव था, और दोनों ही कंडीशन में डेल्टा एस को हमने पॉजिटिव माना। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी बढ़ रही थी, अच्छी बात है। थर्ड कंडीशन थोड़ा सा ये ले लेते हैं कि डेल्टा एच तो आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस जो है फिर भी यहाँ पर ये भी नेगेटिव है। अब देखो डेल्टा एस के नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि एंट्रोपी कम हो रही है। नेगेटिव का मतलब कम होना, ठीक है, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। अब इस केस में देखो यहाँ पर ये फैक्टर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये फेवर कर रहा है क्योंकि ये इससे नेगेटिव बढ़ेगा आपका, ये नेगेटिव आएगा। बट अगर डेल्टा एस को नेगेटिव किया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि देखो जब टेम्परेचर कम करोगे तो टी और डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट है वो डेल्टा एच से कम होना चाहिए। मान लो डेल्टा एच -20 है और आपने टेम्परेचर ले लिया 5 और डेल्टा एस नेगेटिव भी ले लिया 5, तो 5 × 5 -25, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, आंसर +5 आएगा। रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन टेम्परेचर को अगर आप 3 कर दोगे तो -15 माइनस माइनस +15 +15 -20 -5 आंसर आएगा, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी बट एट लो टेम्परेचर। जैसे ये कब थी, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। देखो ये चीज़ें आपको आ जाती हैं कंपटीशन टाइप में, उस समय आपको ये बेनिफिट करेगा, ठीक। अच्छा, मैं एक और डेफिनेट ले लेता हूँ। अगर डेल्टा एस तो आपका पॉजिटिव हो लेकिन डेल्टा एस आपका नेगेटिव हो तो इस कंडीशन में आप कुछ भी कर लो, टेम्परेचर हाई करो, लो करो, जो मर्जी कंडीशन अप्लाई करो, आपकी रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर एनी कंडीशन। जैसे ये वाली, मतलब दोनों फैक्टर फेवर कर रहे थे, टेम्परेचर लो हो हाई हो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। ये वाली रिएक्शन किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जहां पर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और किन किन कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, और कैसे गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर खत्म होता है, ठीक। ओके, थैंक यू।